ऑन है? हाँ, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हंसती क्यों है जी? हाँ सर, तो हम लोग आज 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं और 12th का ये सब हमारा सिलेबस हो गया। आपका पहला चैप्टर हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं, मैट्रिसेस, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री। इसके बाद हम लोग यहाँ जो फंक्शन है ये हमारा कैलकुलस से स्टार्ट हो जाता है, समझ गए? तो और हम लोग का फंक्शन पूरे कैलकुलस का क्या बन जाता है सर जी? बेस बन जाता है आपका फंक्शन, समझ गए? फंक्शन। और ये तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, आपका वेक्टर, 3D में डिटरमिनेंट का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा जरूरत। इसका अधिकांश क्वेश्चन डिटरमिनेंट से ही बनता है, वेक्टर और 3D का, समझ गए? और फंक्शन से हम लोग का बस इतना ही चैप्टर अगर छोड़ दिया जाए, इसके बाद जितना चैप्टर सारा लिखा हुआ है और ये लास्ट 2 चैप्टर, समझ गए? इसके बाद सारा बीच का सारा चैप्टर क्या है? कैलकुलस है हम लोग का। बशर्ते 12th में हम लोग को कैलकुलस ही पढ़ना है बहुत ज़्यादा, समझ गए? जैसे फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बगैर आगे कैलकुलस का सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपका ITF आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट इसको मानते हैं हम फंक्शन ही, कैलकुलस के अंदर ही पढ़ाते हैं इसको, समझ गए? क्योंकि फंक्शन का ये फंक्शन का ही एक पार्ट है और कैलकुलस का भी एक पार्ट बन जाता है, लेकिन है ये ट्रिगो। और सारा 12th का लिखा हुआ, सिर्फ ये चैप्टर जो है हम लोग का 11th का है, समझ गए? लेकिन हम लोग पढ़ते साथ में 12th में इसलिए कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ज़्यादा इसका क्या पड़ता है? ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग 12th स्टार्ट करने से पहले कुछ ये बात समझ लेते हैं कि हम लोग 12th कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग का एग्जाम भी देना है, समझ गए? 12th का एग्जाम देना और साथ ही साथ हम लोग का क्या करना है? जेई का भी एग्जाम देना है। तो दोनों कैसे करना है कि सर जेई के लिए भी करना है और 12th के लिए बहुत अच्छा तरीका से करना है, समझ गए? तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग, जेई मेंस कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा और एडवांस कैसे पूछेगा और 12th का एग्जाम कैसे पेपर रहेगा। तो 12th का तैयारी तो सर का आपका NCERT से हो जाएगा। 12th अगर NCERT बहुत अच्छा तरीका से बनाते हैं मिसलेनियस के साथ, तो आपका 12th बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा, समझ गए? इसके बाद हम लोग जेई मेंस एडवांस में क्या आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। बच्चा लोग कितना सिर्फ 12th के लिए पढ़ना चाहता है, कितना जेई के लिए भी साथ साथ पढ़ना चाहता है। तो क्या करेंगे कि जैसे जितना भी इसमें टॉपिक रहेगा, टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन अच्छा करते चले जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन रहेगा उसको हम क्या करेंगे? PDF बनाकर आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे, समझ गए? आप वहाँ से क्वेश्चन बनाइएगा, जो डाउट होगा वो क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा, फिर उसका अलग से हम वीडियो सोल्यूशन बना देंगे, समझ गए? तो 12th भी आपका अच्छा तरीका से हो जाए। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन रहेगा उसको हम करवाएंगे ही नहीं, समझ गए? उसको हम PDF से करके अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाकर हम डाल देंगे। जिसको पढ़ने का इच्छा रहेगा वो पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ने का इच्छा रहेगा वो नहीं पढ़ेगा, समझ गए बात को? तो इसमें ज़्यादा 12th और जेई मेंस सारा चीज़ में कवर रहेगा, सारा वीडियो लेक्चर में कवर रहेगा, जिसको जेई मेंस एडवांस दोनों के लिए होगा। और साथ ही साथ अगर आपका 12th भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा अगर 12th रहता है, जितना चैप्टर लिखा है, कितना 16 से 17 चैप्टर जो भी है, तो अगर बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ रहता है हमारा 12th भी, फिर भी हमारा जितना भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं सब कुछ हो जाएगा। हमारा NDA, एयरफोर्स, जेई मेंस एडवांस, जितना भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, अगर सिर्फ 12th अच्छा से पढ़ा हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा। और आपसे प्रॉमिस किए हैं कि 11th का सारा रिवीजन करवाएंगे, मीन्स करवाएंगे। और आपको जितना भी इसका DPP, हाँ, हर एक चैप्टर का DPP अगर आपको मिलते चला जाएगा और आपका हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, उसमें बनाइएगा। जो दिक्कत होगा उसको टिक आउट करके ग्रुप पे या कमेंट करके कैसे भी करके हमको भेज दीजिएगा। उसका अलग से हम वीडियो सोल्यूशन बनाकर फिर भेज देंगे, हम अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग करके डाल देंगे हम, समझ गए? तो आप अच्छा से कर सकते हैं, कोई कंटेंट में दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग का ऑफलाइन क्लास चल रहा था एज इट इज, उसी तरह से ऑनलाइन भी क्लास चलने वाला और बेस्ट चलने वाला है। बेस्ट क्या है? इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट देंगे, समझ गए? बहुत अच्छे तरीके से सारा कंटेंट DPP वगैरह सारा तैयार कर रखे हैं, समझ गए? और मतलब कि पूरे आपका जितना भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, जैसे प्रीवियस ईयर बनाइएगा, समझ गए? तो और आपको डाउट होगा तो आप हमको स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, हम उसका सारा सोल्यूशन आपको करके भेज देंगे आपका, समझ गए सर? और आपका ये सिलेबस है सर, हाँ, यही हम लोग का सिलेबस। डिटरमिनेंट आपका कम से 8 से 9 दिन चलने वाला है, मैट्रिसेस 10 दिन का होगा, वेक्टर थोड़ा लंबा है। हाँ, वेक्टर और 3D चैप्टर दोनों एक ही है, समझ गए? जैसे आपका डिटरमिनेंट जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा आपका मैट्रिसेस रहेगा, समझ गए? इसी तरह क्या वेक्टर 3D चैप्टर दोनों एक ही है, अलग अलग चैप्टर है ही नहीं, अलग अलग बुक में जरूर है लेकिन पढ़ते साथ ही है। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड चैप्टर है ये, समझ गए? बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। इसके बाद तो सर जी आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है, समझ गए? तो बार बार बोल रहे हैं सर, फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपका 12th बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा हुआ है तो आपका जेई मेंस हो जाएगा। मतलब क्या, अगर जिसका 11th अच्छा से नहीं पढ़ा हुआ है, अगर 12th भी अच्छा से पढ़ लेते हैं, इवन कि आप अगर मेरा कॉपी बहुत अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं तो जेई मेंस तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा,
समझ गए बात। अगर कॉपी अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो समझ गए, बाकी डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लेते हैं तब तो एडवांस ही हो जाएगा, समझ गए, तब तो फिर क्या बात करना है। और जिसको सिर्फ आईएससी के लिए पढ़ना है वो सिर्फ एनसीईआरटी बनाए। वीडियो में हम ज़्यादा पेचीदा, बहुत पेचीदा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हाँ क्वेश्चन सारा करवाएंगे जो रहेगा, लेकिन बहुत पेचीदा क्वेश्चन को हम डीपीपी में हम बनाकर दे देंगे, उसका अलग से हम सोल्यूशन कर देंगे ताकि वो बच्चा परेशान ना हो जिसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर देंगे एडवांस को, समझ गए। ठीक है सर, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या डिटरमिनेंट होता है। और 8 से 10 लेक्चर इसका रहेगा, ड्यूरेशन 1 घंटा के आसपास रहेगा, समझ गए, 1 घंटा ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा। और स्टार्ट करते हैं, तो आप पॉज करते हैं इसे, समझ गए। हाँ सर, हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। हाँ, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि डिटरमिनेंट होता क्या है। ये हमारा एक अलजेब्रा का चैप्टर है सर, समझ गए। अलजेब्रा जो चैप्टर होता है उसी के अंदर हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसी बुक में क्या रहता है, हम लोग को जो बुक में रहेगा सबसे पहले क्या दिया हुआ रहेगा, मैट्रिसेस दिया हुआ रहेगा, समझ गए। आवाज क्यों बैठ रहा है। तो बहुत सारा क्या हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैट्रिसेस पढ़ने वाले। तो समझते हैं सबसे पहले कि डिटरमिनेंट होता क्या है, समझ गए। तो डिटरमिनेंट क्या है सर, डिटरमिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर प्लेस्ड बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस इन अ स्क्वायर फॉर्म एंड इट करस्पॉन्ड्स टू अ वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिटरमिनेंट क्या होता है, एक लिखे नहीं, एक प्रकार का एरे ऑफ नंबर होता है, एरे, ARRAY, एरे ऑफ नंबर। एरे ऑफ नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारा, मान के चलिए क्या है, रैंडमली इसी तरह नंबर लिखा हुआ, हाँ 1 2 3 4 इसी तरह क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर को हम क्या करते हैं, उसको रो और कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, रो और कॉलम में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो इस तरह को नंबर को क्या बोलते हैं, एरे ऑफ नंबर। अब इसका देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है कि डिटरमिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर समझ रहे हैं कि बहुत सारे नंबर है आपको, उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और अरेंज इस तरह से करते हैं कि जैसे जो भी नंबर उसको क्या करते हैं, कुछ रो में रखेंगे, रो में रखते रहोगे और क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। जैसे बहुत सारा आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं कि इसी तरह मान के चलिए रैंडमली नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह, बस इसी तरह पड़ा हुआ कहीं है, समझ गए, इसी तरह क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं कि अरेंज कर देते हैं रो और कॉलम में, समझ रहे बात को, इसको अरेंज कर देते हैं रो और कॉलम में। तो अरेंज करते हैं, देखिए क्या बनता है, जैसे हम क्या कर दिए कि 2 वर्टिकल लाइंस, हाँ एक एग्जांपल ये भी लिख देंगे, आपका ये तो 2 ऑर्डर का है, एक एग्जांपल और लिख देते हैं ताकि साथ में सब कुछ लिख लीजिएगा। तो ये बहुत सारा हमारे पास 9 नंबर लिखा हुआ है टोटल, हाँ 1 से लेकर क्या है 9 तक लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर दिए, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, 2 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन हमारा किस तरह हो गया सर जी, इस तरह से हो गया वर्टिकल लाइन, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल लाइंस हो गया। आ गया बात समझ में, ये हमारा वर्टिकल लाइन। और नंबर को क्या किए, अरेंज कर दिए, कुछ भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले क्या आ रहा है, जैसे लिख दिए 4 3 4 5 1 2 और आपका आ जाता है 6 7 8 9, हो गया। यही चीज देखिए लिखा हुआ, डिटरमिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या किए सर, जितना हमारे पास नंबर था सबको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। अरेंजमेंट ऑफ नंबर प्लेस्ड बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। स्क्वायर फॉर्म, समझते हैं कि स्क्वायर फॉर्म क्यों बोला है, हाँ स्क्वायर ही फॉर्म क्यों होता है ये समझते हैं। एंड इसको करस्पॉन्डिंग टू अ वैल्यू, ये आगे समझते हैं हम लोग कि इसका जो आउटपुट आता है, जैसे ये हमारा डिटरमिनेंट किसको बोला गया कि 2 वर्टिकल लाइन के बीच में क्या हो गया, ये अरेंज हो गया। 2 वर्टिकल लाइन के बीच में अरेंजमेंट को हम क्या बोले कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। ये बोला गया स्क्वायर फॉर्म, और क्या साथ ही साथ बोला कि इसका जो आउटपुट आता है एक रियल नंबर आएगा, एक सिंपल वैल्यू आएगा, समझ गए। 2 4 5 6 7 8 9 नेगेटिव, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी आते रहेगा, इसका आउटपुट एक क्या आएगा, वैल्यू आएगा। जबकि हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो उसका आउटपुट एक वैल्यू नहीं आएगा, वो एक सिस्टम है। तो इसका आउटपुट क्या है, एक रियल नंबर आएगा, समझ गए बात को, इसका आउटपुट एक रियल नंबर आएगा। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम कि ये समझ गए डिटरमिनेंट किसको बोला गया, अच्छा तरीके से समझ में आ गया कि 2 वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को क्या करते हैं, रो और कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब समझते हैं क्या कि इसको रो किसको बोला गया और कॉलम किसको बोला गया, समझ गए, रो और कॉलम। अरे यार, अब देखिए हम लोग को जो ये हॉरिजॉन्टल रहता है, ये तो हमारा वर्टिकल हो गया,
समझ गए। तो जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। हाँ, इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, R1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे R2, मतलब कि रो नंबर 1, रो 2, और इसको क्या हो गया हमारा जी, ये हो गया R3, ये हो गया रो 3। अब इस तरह से जो रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम वाइज बोलेंगे। ये हमारा कॉलम वाइज का मतलब C से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा C1, ये हमारे लिए क्या हो गया C2, ये हमारे लिए क्या हो गया C3। आगे बात समझ में, ये हो गया C3। अब इसी तरह यहां पर पूरे लिख दिए रो 1, रो 2, ये ऑर्डर 2 का है हमारा, समझ गए, ये ऑर्डर हमारा क्या है 2। लिखा हुआ इनडिटरमिनेंट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। अब समझ गए कि रो किसको बोला जाएगा, कॉलम किसको बोला जाएगा। तो इसीलिए इसको स्क्वायर फॉर्म भी बोला गया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होने से क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर मतलब आगे पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्डर क्या होता है कि इसमें कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, तभी हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे हम लोग का क्या होता है कि नंबर ऑफ रो 3 हो जाता और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ रो क्या करते 3 बढ़ा देते हैं और कॉलम क्या करते 2 कर देते हैं, तो हमारा डिटरमिनेंट इसको बोला ही नहीं जाता। किसको बोला जाएगा, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर रहता है तब हम कहीं जाकर इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने के कारण इसको क्या बोला गया है कि ये स्क्वायर फॉर्म में रहता है। समझ गए बात को, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने के कारण क्या होता है, ठीक है सर। हाँ, इसको क्या बोला गया, स्क्वायर फॉर्म बोला गया। ये समझ गए सर जी, स्क्वायर फॉर्म क्यों बोला गया। हाँ, इसीलिए लिख दी यहाँ पर क्लियर की बात है कि इनडिटरमिनेंट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर रहेगा तभी। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं कि कौन नहीं हो सकता है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। जैसे क्या कर दिए 1 2 3, यहाँ कर दिए 4 5 6, समझ गए। अच्छा, क्या ये हमारा डिटरमिनेंट 2 वर्टिकल लाइन में क्या है, नंबर का अरेंजमेंट है, तो डिटरमिनेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों, इसका ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया, समझ गए। क्योंकि नंबर क्या हो गया, इस तरफ क्या हो गया, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया R2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया C3 हो गया। तो क्या हुआ, हेयर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नोट नंबर ऑफ रो, समझ गए। तो लिख लीजिएगा, हाँ ये हमारा डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गए बात को। ये हमारा क्या करता है, डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए और आगे बताते हैं आपको क्या है। पॉज कर दें क्या सर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, समझिएगा। हाँ, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ, इसको बोला जाता है n इंटू एन, नहीं है ये n क्रॉस n बोला जाता है, या सिंपली n बोल सकते हैं इसको, समझ गए। n इंटू एन कभी नहीं बोलना है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है n क्रॉस n है, या n बाई n बोल सकते हैं, या सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, इफ इट हैज n नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ये हम लोग समझे क्या, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या समझे कि डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो मेरा डिटरमिनेंट इसको नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो जितना नंबर ऑफ रो और जितना नंबर ऑफ कॉलम होता है इसी को क्या बोला जाता है, सिंपली क्या बोला जाता है कि ये ऑर्डर है। जैसे हम बोलते हैं कि ये डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 का है, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, समझ गए बात को। तो यही हुआ ऑर्डर। जैसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। तो आप जब आईएससी का एग्जाम दीजिएगा तो आपका बोर्ड में ये एग्जाम आज क्वेश्चन पूछता है, तो पूछ देगा आपसे कि डिटरमिनेंट दे दिया, पूछा ऑर्डर कितना है। और धीरे धीरे हम लोग जब मैट्रिसेस सीखेंगे तो और अच्छा सीखेंगे कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना जरूरी नहीं है। मैट्रिसेस में सीखेंगे तो वहां पर भी आपका एक मैट्रिसेस दे देगा, उसका ऑर्डर पूछेगा आपसे, समझ गए। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया कितना हो गया। तो इसमें कितना हो गया, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, समझ गए बात को। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए लिए 0 -2 4 और 5, समझ गए। तो इसमें क्या है सर जी, हमारा ये R1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया R2 हो गया, ये C1 हो गया, और ये कितना हो गया C2। तो आपसे अगर पूछ दिया इसमें कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कितना है, कितना है 2। हाँ, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इसमें कितना हो गया, अगर पूछ दिया आपसे क्या कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो गया हम लोग का, कितना हो गया जी 2 हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसमें 2 है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और
0 3 5 -2 7 8 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कितना होगा? 3। तो आप ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये हमारे लिए क्या हो गया? R1। ये कितना हो गया? R2। ये कितना हो गया? R3। C1 C2 और C3। और ऑर्डर कितना हो गया इसका जी? ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो आप समझ जाइएगा अच्छा तरीका से कि ऑर्डर 3 होते ही डिटरमिनेंट का अगर ऑर्डर बोल रहे 3 है तो इसका मतलब कितना हो गया? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना कितना है? 3 3 है। और साथ ही साथ ये भी इसीलिए तो स्क्वायर फॉर्म बोला गया कि बराबर रहता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहता है? दोनों बराबर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? स्क्वायर फॉर्म बोला गया है। समझ गए? यहां तक में कोई दिक्कत? लिख लेना आराम से, जब पढ़ा रहे तो समझो आराम से। अब देखिए AIJ का मतलब क्या? यहां तक हम लोग अभी तक क्या क्या सीख लिए? डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या सीख लिए कि डिटरमिनेंट हमारा क्या होता है? दो वर्टिकल लाइन के अरेंजमेंट में हमारा नंबर का क्या रहता है? अरेंजमेंट रहता है, जो स्क्वायर फॉर्म में होता है। और इसका आउटपुट क्या आता है? एक वैल्यू आता है। हम लोग सीखेंगे आगे कि इसका आउटपुट एक वैल्यू ही क्यों आता है, समझ गए? जबकि मैट्रिसेस का आउटपुट एक वैल्यू क्यों नहीं आता है, वो एक सिस्टम क्यों है, समझ गए? और इसमें क्या सीखे? सबसे इंपॉर्टेंट केस डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है? बराबर होता है। फिर क्या सीखे हम लोग? ऑर्डर सीखे कि ऑर्डर किसको बोला जाता है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? AIJ का मतलब क्या हो गया, समझ गए? AIJ का मतलब क्या होता है? AIJ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, ये मैथ का एलिमेंट है। एलिमेंट कौन सा? कि एलिमेंट ये जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में ये सब लिखा हुआ, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? हमारा एलिमेंट है, समझ गए? ये हमारा क्या है? एलिमेंट है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ कि AIJ इज एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। हमारा क्या हो गया सर? AIJ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? डिटरमिनेंट का एलिमेंट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कहां लाई कर रहा? ith रो और jth कॉलम में है, समझ गए? ith रो और jth कॉलम में है। ith क्या है? रिप्रेजेंट रो, जो हमारा फर्स्ट है। यहां पर जो I लिखे हुए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? रो को रिप्रेजेंट करता है। और J हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं, अच्छा समझ में आएगा। जैसे ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 0 2 4 5 6 7 -2 5 और 8। हाँ, इसमें हम देखिए ये हमारा क्या हो गया सर जी? ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? C3 हो गया, समझ गए? तो इसमें समझते हैं कि एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो बात समझते हैं। जैसे हमारा किसी चीज को उठा लेते हैं, मान के चलिए 2 को उठा लिए, समझ गए? हम क्या उठा लिए जी? 2 को उठा लिए। हाँ, बात समझना यहाँ पर। हाँ, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन की तरह, हाँ, ये हमारा एग्जाम्पल है कि हम लेते हैं, मान के चलिए 2 लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर कि ये जो छोटा वाला A है किस चीज को रिप्रेजेंट किया है? एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है। एलिमेंट किसको बोलेंगे? कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो लिखा हुआ अरेंजमेंट ऑफ नंबर है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एलिमेंट बोल रहे हैं, समझ गए? और छोटू वाला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। इसमें I किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रो को। और J किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। तो जैसे हम यहां पर लिख दिए A21, क्या लिख दिए यहां पर बाबू हम? A21। इसका मतलब क्या हुआ? ये एलिमेंट है जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या करता है? लाई कर रहा। तो बताइए आप इसमें जाओ, इसमें सेकेंड रो कौन है? ये वाला। सेकेंड रो ये वाला है, और फर्स्ट कॉलम कौन है? ये वाला। तो बताओ कौन सा एलिमेंट होगा? 5। पता चला? फिर से बताते हैं। सेकेंड रो, आप गए सेकेंड रो, जैसे इसके मतलब ये यहां पर I लिखा हुआ था ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? रो को। तो रो 1 रो 2 इसमें पहुंच गया, मतलब ये वाला। कॉलम 1 ये वाला, तो कहां पर? ये वाला पोर्शन मिल जाएगा हमारा। ये समझ में आ रहा? तो मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है वो कितना है? 5 है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अब लिखते हैं हम 3 2 लिखते हैं। 3 2 लिखते हैं। इसके मतलब क्या हुआ? 3 2 का मतलब क्या हो गया कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। बताओ, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, अभी भी 5 ही आएगा ना। अच्छा, ये क्या आ गया? 5। जैसे ले लेते हैं 8 2 3, इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कितना आ गया? 7। आ रहा समझ में ये कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है? तो वही यहां पर क्या लिखा हुआ था कि AIJ इज एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट इन विच ith रो और jth कॉलम में क्या करता है? ये
एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं A22। A22 का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कौन आ गया 6। आ रहा अच्छा तरीका समझ में। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव बनते जा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है। जैसे ले लिए A23 हो गया, नहीं 23 हो गया, 31 लेते हैं, चाहे 13 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। 13 क्या आ जाएगा सर जी? 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना आ गया 4 आ गया। आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, हाँ लिखते चले जाएगा, आप अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे दे दिया कि बताना, अब क्या हम लोग क्या कर रहे थे, पहले ऑर्डर को दे रहे थे और एलिमेंट पूछ रहे थे। ये सब जो क्या हो गया, हम ऑर्डर दे रहे थे और क्या पूछ रहे थे, एलिमेंट पूछ रहे थे। अब क्या करते हैं, एलिमेंट लिख देते हैं और ऑर्डर पूछते हैं, उसका उल्टा करते हैं काम। जैसे हम उठा लिए -2 को उठाते हैं, -2 को एग्जाम्पल फिर से करते हैं, एग्जाम्पल क्या करते हैं, -2 ले लिए। अब बताइए कि -2 किस रो और इसका ऑर्डर क्या है, -2 का ऑर्डर, हम ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर पूछ रहे हैं, ना कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर पूछ रहे हैं। -2 देखिए बेटा, -2 यहां पर है, देखिए अच्छा ये तो 1 2 थर्ड रो में लाई कर रहा और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा, मतलब क्या हो गया A31, A31 आ रहा रजनी समझ में सारी बातें, अबे आ रहा। अब ये उठाते हैं, ये 7 को लेते हैं, ये 7 को लेते हैं, 7 हमारा आ गया। देखिए कि सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में, और कॉलम कितना में लाई कर रहा, थर्ड में, कॉलम कितना है थर्ड में, तो हमारा कितना हो गया A23, समझ गए, हमारा कितना हो गया A23। और किसी को उठाएं, ये 8 को उठाते हैं, समझ गए, तो 8 कितना आ जाएगा, कितना में, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो कितना आ गया A33। आ रहा है सर ये बात समझ में, जल्दी से नोट कर लो। सर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, समझ गए। अभी हम लोग एलिमेंट पहचाने के एलिमेंट क्या होता है, अब हम लोग सीखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। तो समझते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो, सॉरी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, हाँ नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम, समझ गए। डायगोनल एलिमेंट भी है सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ क्या होता है, कॉलम होता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको देकर समझाते हैं, समझिए। जैसे ले लिए क्या 0 2 3 -5 4 1 2 3 कुछ और ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, समझ गए बात को। तो ये हमारा इसमें कितना हो गया, ये हमारा R1 हो गया, R2 R3 C1 C2 C3, समझ गए। तो इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या बोलता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो, ऐसा एलिमेंट। तो इसमें क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर बताइए आप, हाँ जैसे लेते हैं इसमें A11 लेते हैं, ये या A22 या क्या हो सकता है A33, ये सब जो सारा एलिमेंट है ये हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। ये हमारा एलिमेंट कैसा है, डायगोनल एलिमेंट है। क्यों, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, हाँ रो और कॉलम क्या है, दोनों का सेम है, समझ गए। तो A11 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। A22 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझ रहे ना, 4 आ जाएगा। और इतना कितना आ जाएगा, 13। तो ये सब 0 4 और 13 जो एलिमेंट है हमारा कैसा है, डायगोनल एलिमेंट है। आगे बात समझ में आया, छोटी समझ में ये चीज क्या हो गया, ये आया रजनी समझ में, ये हमारा क्या बोला गया, डायगोनल एलिमेंट बोला गया, समझ गए। तो ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि AIJ हम लोग को पता है कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें I किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, और J किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। JI क्या होता है, हाँ इसी का देखिए अपोजिट लिख रहे हैं एक दूसरे को, हाँ यहाँ पर AIJ है, यहाँ पर क्या है AJI है, आर कॉन्जुगेट एलिमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। एंड दीज एलिमेंट विल सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल एलिमेंट, हाँ डायगोनल एलिमेंट कर लीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। तो अब हम लोग देखिए करते हैं एग्जाम्पल में, इसी समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं कि क्या होता है कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है। जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं 0 2 3,
यहाँ ले लिए -4 1 और आ गया 13 आ गया। समझ गए? ये R1 R2 सब जान ही रहे हैं, समझ गए? तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सर जी एलिमेंट, और इस तरफ क्या लिखते हैं हम लोग? कॉन्जुगेट एलिमेंट लिखते हैं। किसका कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? समझ गए? इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? तो जैसे हम लोग लेते हैं क्या कि कोई एलिमेंट उठाते हैं, मान के चलिए उठा लिए आपका, ये तो हमारा हो गया डायगोनल एलिमेंट। ये देखिए ना 0 4 और 13 हमारा क्या हो गया? ये डायगोनल एलिमेंट। हम उठाते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? A12, सोचा ना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो इसमें लेते हैं A12 हमारा कितना हो गया? ये 2 हो गया। समझ गए? ये हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका ये हमारा एलिमेंट हो गया। तो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या हुआ? A21। जैसे Aij का कॉन्जुगेट क्या हुआ? Aj। तो A12 का कॉन्जुगेट क्या होगा? A21। समझ गए? कितना हो जाएगा? A21। तो इसमें ये किस चीज को रिप्रेजेंट करने लगा? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो बताइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया? -5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 और -5 में किस चीज का रिश्ता है? 2 और -5 में किस चीज का रिश्ता है? तो एक दूसरे का क्या है? कॉन्जुगेट टू ईच अदर है। एक दूसरे का क्या है? कॉन्जुगेट टू ईच। ऐसा नहीं है कि 2 का -5 होगा, -5 का भी 2 होगा, कहीं से भी 2 का -5 -5 का 2, ये क्या है? कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गया। आगे समझ में कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या हो गया? इसी तरह इसका ये हो गया। अब उठाते हैं इसका 3 का, इसका ऑर्डर कितना आएगा हम लोग का? A13 आ जाएगा। A13 ये कितना आ गया? 3। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? A31। A31 कितना आ जाएगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा। आ जाएगा 2। तो ये आ गया हम लोग का। आ रहा बात है समझ में? अच्छा, इसी तरह और हमारा क्या बनेगा? इसका ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया। इसका तो बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? बराबर है। जैसे ही 4 है ना, तो इसका 2 2, तो 2 2 का कंजुगेट क्या बनेगा? 2 2। अगर उसका रिवर्स करेंगे तब क्या बनेगा? 2 ही 2 बनेगा। तो उसका तो कंजुगेट का हम लोग क्या डायगोनल एलिमेंट का कंजुगेट बन पाना पॉसिबल नहीं है, उसका वही रह जाएगा। समझ गए? उसका वही रह जाएगा डायगोनल का। तो अब लेते हैं क्या? इसका उठाते हैं 1 का। समझ गए? 1 का ये इसका ऑर्डर कितना है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3। तो इसका कितना आ जाएगा? 2 3। तो कितना बन जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? A32। और ये कितना के बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। अच्छा 32, अच्छा 3 आ गया ना, ये आ गया। ये आपको समझ में आ गया जी? अच्छा तरीका समझ में आ गया ये कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोला गया, कॉन्जुगेट एलिमेंट किसको बोला गया? अच्छे से आ गया पकड़ में? अच्छा एक चीज़ और आपको सिखाते हैं, नोट करके लिखिएगा। हाँ नोट करके, बातें यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। हाँ नोट करके लिखते हैं बातें। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला डेल्टा। समझ गए बात को? हम लोग क्या करते हैं, इसका ये करते हैं। इसका देखिए शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। जैसे इसको क्या लिखे कि A11 हमारा क्या हो गया? ये सब तो एलिमेंट है हमारा। A11 A12 A13 ऐसी डॉट 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 कितना चलते रहेगा? A1n तक चलता रहेगा, चलेगा डॉट 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 A1n तक। इसी तरह यहाँ से कितना स्टार्ट होगा? ये सेकेंड रो स्टार्ट होगा हमारा। तो कितना आ जाएगा? A21 A22 A23 और डॉट 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 कितना आ जाएगा बाबू? 2n हो जाएगा। इसी तरह ये कितना चलेगा? 31 32 33 और डॉट डॉट कितना आ जाएगा? 3n। इसी तरह ये भी तो चलते रहेगा। ये तो हमारा रो चल रहा था, रो 1 रो 2 और रो 3। इसी तरह आगे आगे कितना चलते रहेगा? ये हमारा कितना चलेगा? N1 चलना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा कॉलम 1 है। इसी तरह क्या चलेगा? N2 चलेगा, ये N3 चलेगा और डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा? ये N तक जाएगा। समझ रहे नहीं? N तक क्यों जाएगा? N क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए इसका? समझ गए? यहां पर कितना आ गया? n रो और n कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया इस डिटरमिनेंट का? n। नंबर ऑफ रो कितना बताइए ना? नंबर ऑफ रो कितना गया? ये n तक। और नंबर ऑफ कॉलम भी कहां तक गया? n तक। तो इसका आप लिख सकते हैं साइड में n क्रॉस n। यहां तक नहीं आ रहा ना, n क्रॉस n आप लिख सकते हैं। समझ गए बात को? इसको हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसी चीज को। इसी चीज को देखिए कैसे लिखते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन लगा लिए,
दो वर्टिकल लाइन लगा लिए, इसको क्या लिख दिए, ए आई जे। ए आई जे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। इसको यहाँ क्या कर देते हैं, एन क्रॉस एन लगा देते हैं। इसके मतलब कितना हो गया कि आप 1 2 1 3 भरते रहिए, ये वाला पूरे हो जाएगा। समझ गए बात को, ये बात समझ रहा है कि ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये बदलते रहेगा। आई जे क्या होगा, A11 A12 A13 डॉट 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 एन तक जाएगा। इसी तरह देखिए डेल्टा बराबर ये लिखते हैं से ए आई जे कर दिए, यहाँ पर कितना कर दिए बाबू, 3 क्रॉस 3 कर दिए। समझ गए, 3 क्रॉस क्या कर दिए 3। तो इसका मतलब कितना हो गया, ऑर्डर 3 का हो गया। जैसे इसको देखिए पूरे लिख के दिखाते हैं, इसको पूरे लिख के दिखाते हैं। क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 आ गया। फिर क्या करेंगे, A21 A22 A23, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, A31 A32 और कितना आ गया ये 33। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है दोनों बराबर। तो ये चीज़ क्या हो गया, हम नोट करके सीख लिए क्या कि हमारा डेल्टा से क्या यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। हाँ, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आता है, इस चीज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा इसका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। आ गया अच्छे समझ में। तो हम लोग समझ लीजिए सर क्या क्या अभी तक पढ़ लिए वो बता देते हैं। हम लोग डिटरमिनेंट समझे कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो क्या होता है, ये नंबर का क्या है बेटा, अरेंजमेंट है जो वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। ये एक स्क्वायर फॉर्म होता है, ये भी समझने कि स्क्वायर फॉर्म क्यों बोला जाता है। और क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, बराबर होता है, तभी इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। अदरवाइज इसको डिटरमिनेंट हम नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद हम समझे कि एलिमेंट किसको कहा जाता है। तो ए आई जे को हम लोग क्या बोले, एलिमेंट बोले, जिसमें ith रो और जे को क्या किए, कॉलम से रिप्रेजेंट किए। इसमें समझे कि हम ऑर्डर लिखते थे, उसके बाद एलिमेंट लिखते थे। फिर क्या सीखे कि एलिमेंट लिखते थे, उसका ऑर्डर सीखे थे। फिर उसके बाद क्या सीखे कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोला जाता है, किसको बोला गया था कि जिसका सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम रहे उसी को क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट। ये सीखे। फिर हम लोग इसके बाद सीखे क्या कि कॉन्जुगेट एलिमेंट किसको बोला जाता है। तो A21 का कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होगा, A12। समझ गए, इस तरह करके हम लोग सीखे क्या क्या। अभी तक इतना पढ़े, इतना नोट कर लीजिए, हम लोग और आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर जी ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक क्लास रखते हैं। हम लोग कल से थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा हुआ रहेगा। आज हम लोग टेक्निकल इशू की वजह से कुछ दिक्कत हो जा रहा है। आज फर्स्ट डे है कैमरा का, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। तो हम लोग कल से और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ाए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। जो आपको डाउट रहेगा वो आप हमको कमेंट में आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट वगैरह में जो चीज़ पूछना रहेगा, आप व्हाट्सअप है हमारा, हाँ व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा तो व्हाट्सअप पर भेज देते हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन बनाकर हम भेज देंगे। समझ गए, ठीक है सर जी, बाय बाय टाटा।